हेलो डियर स्टूडेंट्स, नीट एग्जामिनेशन काफ़ी नज़दीक आ रहा है और आपकी प्रिपरेशन को चेक करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए मॉक टेस्ट पेपर लेकर के आपके सामने आया हूं, जिसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 15 क्वेश्चन हम देखेंगे भी सही और डिस्कस भी करेंगे। तो आइए आज का जो वीडियो है उसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, रेट ऑफ SN1 रिएक्शन इज। कुछ कंपाउंड आपको दे रखे हैं और आपसे SN1 की रिएक्टिविटी पूछी जा रही है। तो बच्चों, जो SN1 रिएक्शंस होती हैं इसकी रिएक्टिविटी हम कैसे निकालते हैं? तो जवाब है स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन के बिहाफ पर। ठीक है ना। कार्बोकेटाइन कैसे बनाया जाता है? कार्बन हेलोजन बॉन्ड का हेटेरोलाइटिक क्लीवेज करते हुए। तो आइए सबसे पहले जो स्ट्रक्चर आपके सामने है उसमें कार्बोकेटाइन बना लिया जाए। हेलोजन को हटाते हुए कार्बोकेटाइन बना लिया जाए। अब ये जो कार्बोकेटाइन बने हैं, इन कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को वन बाय वन सोचें। तो ध्यान से देखिए बच्चों, रेजोनेंस करने वाले बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन एक तो Q वाला है और एक S वाला है, और Q और S की अगर आपस में बात की जाए तो इसके अंदर रेजोनेंस के अलावा मिथाइल का प्लस या हाइपर कंजुगेशन भी लगेगा, यानी सबसे ज्यादा स्टेबल S होना चाहिए और उसके बाद में Q होना चाहिए। आइए एक बार ऑप्शन देखें। S और Q इस सीक्वेंस में ऑप्शन नंबर 1 में है। इसके अलावा इन दोनों में जो आप जानते हैं, ये वाला कार्बोकेटाइन तो हाईली अनस्टेबल होगा क्योंकि डबल बॉन्ड के ऊपर प्लस नजर आ रहा है, जबकि ये वाला कार्बोकेटाइन सैचुरेटेड है तो एक सिग्निफिकेंट स्टेबिलिटी रखेगा, यानी R और P में R वाला ज्यादा स्टेबल माना जाएगा। तो इस बिहाफ पर इसका जो आंसर है ये ऑप्शन नंबर 1 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, which of the following effect of nitro group operates on NH2 group in this molecule? बच्चों, एक स्ट्रक्चर आपको दे रखा है और आपसे बोला जा रहा है कि जो NH2 ग्रुप होता है इसके ऊपर नाइट्रो ग्रुप का कौन सा इफेक्ट काम करेगा, है ना। यानी अपन GOC के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट फिनोमिनास की बात करते हैं वो आपको यहां पर निकालने हैं, तय करने, पहचानने हैं। जल्दबाजी मत करिए और सीधे सीधे ऑप्शन पढ़ना चालू मत करिए, पहले ध्यान से देखिए। अगर अपन इंडक्टिव की बात करते हैं तो बच्चों, इंडक्टिव के अंदर कोई इफ एंड बट नहीं होता है। हम जानते हैं कि जहां पर भी EN डिफरेंस होगी इंडक्टिव काम करेगा ही करेगा, तो -I तो डेफिनेटली काम करना चाहिए। अब भैया ये बेंजीन रिंग है और नॉर्मली हम जानते हैं कि ये जो पैरा पोजीशन पर हैं दोनों ग्रुप ये आपस में इंटरेक्ट कर जाते हैं और नाइट्रो का कौन सा होता है? -M इफेक्ट। ठीक है ना। लेकिन यार नाइट्रो के आसपास देखो, आपको क्राउडिंग यानी कि भीड़ भाड़ नजर आ रही होगी, और आपको हमने बता रखा है कि जब भी नाइट्रो ग्रुप जो कि बल्की ग्रुप होता है उसके पास में अगर आपको क्राउडिंग नजर आ जाए, शर्त यह है दोनों ही तरफ होना चाहिए बच्चों, एक तरफ नहीं। तो नाइट्रो ग्रुप यानी कि बल्की ग्रुप के आसपास दोनों ही तरफ अगर क्राउडिंग आपको नजर आ जाए तो जो नाइट्रो ग्रुप होता है वो सिग्मा बॉन्ड के रोटेशन की वजह से आउट ऑफ प्लेन चला जाता है, और अगर आउट ऑफ प्लेन चले जाएगा तो इसका जो -M होगा वो काम नहीं करेगा। और आपको याद दिला देता हूं बच्चों, रेजोनेंस का काम नहीं करना इसी को बोला जाता है SIR, यानी कि स्टीरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। तो यहां पर आपका जवाब हो गया कि यार केवल -I होना चाहिए, किसी भी प्रकार का मीजोमेरिक नहीं होगा, और इसलिए 3 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। तो आपका जो आंसर आएगा ये ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। बच्चों, अगला जो क्वेश्चन है ये है विच डज नॉट शो फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन। ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो कि फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करेगा? तो भैया पहले तो आप ये सोचिए कि फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन आखिर होती क्या है। तो जवाब है बेंजीन रिंग का एल्काइलेशन या एसिटाइलेशन कराया जाता था, और मैकेनिज्म के हिसाब से अगर बोलूं तो बच्चों ये क्या होती है? ESR। अब आप सोचिए कि ESR कब फेवरेबल नहीं होगी, क्योंकि यहां पर डज नॉट बोला है ना, जब इस पर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप या फिर स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप जोड़ा जाएगा। तो आइए देखिए, यहां पर आपके सामने एक्टिवेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है +I की वजह से या +I पर की वजह से। यहां पर एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, लेकिन डीएक्टिवेटिंग नेचर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर नहीं है क्योंकि -I है, मीजोमेरिक नहीं है। मीजोमेरिक तो +M वाला होगा लोन पेयर की वजह से। और CHO की अगर मैं बात कर लूं तो बच्चों CHO के अंदर -M काम करेगा, -I काम करेगा, और इसके अंदर तो यूनिफॉर्मिटी है, आराम से इलेक्ट्रॉन का आना जाना पॉसिबल है, तो इसमें अपन कंसिडरेशन उस तरह से नहीं कर पाएंगे। तो कौन सा आंसर हो गया आपके लिए? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप वाला ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है इसको बच्चों ध्यान से देखिएगा। एक रिएक्शन आपको दे रखी है
और आपको बोला हुआ है द रिएक्शन प्रोसीड विद 98% रेसिमाइजेशन, द रिएक्शन में फुल। आपको बता रखा है कि ये जो रिएक्शन है इसके अंदर 98% रेसिमाइजेशन हो रहा है, तो ये रिएक्शन किस मैकेनिज्म को या किस बात को फॉलो करेगी। तो देखिए बच्चों, लैंग्वेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप केवल रिएक्शन पढ़ोगे ना तो एक पल के लिए कंफ्यूज हो जाओगे कि यार इसमें तो रिटेंशन दिखा रखा है। अबे रिटेंशन नहीं है भाई, इन्वर्जन है ना। लेकिन इस पे मत ध्यान दीजिए, कुल मिलाकर के इसमें एनएसआर दिखा रखी है। जो स्टेटमेंट है मेरे हिसाब से वो ज्यादा सिग्निफिकेंट है। तो यहां पर बोला हुआ है कि भैया रेसिमाइजेशन हो रहा है इस रिएक्शन के अंदर। अब सोचिएगा कि रेसिमाइजेशन कब होता है, SN2 में या SN1 में? SN2 में ना बाबा ना। SN2 में बच्चों केवल और केवल वॉल्डन इन्वर्जन होता है, जबकि SN1 के अंदर कार्बोकेटाइन बन जाने की वजह से दोनों साइड से अटैक होता है और इस वजह से अपन रिटेंशन प्लस इन्वर्जन दोनों की बात करते हैं और उसी को रेसिमाइजेशन नाम दिया जाता है। तो मेरे हिसाब से इसका जो आंसर होगा ये SN1 मैकेनिज्म माना जाएगा। बच्चों अगला जो क्वेश्चन है ये भी काफी बेहतरीन सवाल है एग्जामिनेशन के हिसाब से, और पहचान गए होंगे आप रिएक्शन को। ध्यान से पढ़िएगा। ये एक रिएक्शन है, इसकी रेट को R1 बोला हुआ है और ये दूसरी रिएक्शन है, एरो ध्यान से देखिए, इसको R2 बोला हुआ है। रिएक्शन के अंदर कर क्या रखा है भैया, हेलोजन को हटा करके न्यूक्लियोफाइल ला रखा है। तो आप जानते हैं कि ये तो ARSN टाइप की रिएक्शन है, और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जो ARSN होती है ये इंटरमीडिएट कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करती है, और कार्ब एनायन में माइनस इफेक्ट काम करेगा ही करेगा। याद है ना इसका इंटरमीडिएट, भूल गए होंगे, मैं लिख के बता देता हूं। देखिए इसके अंदर स्टेप नंबर 1 में क्या होता है, जहां पर हेलोजन जुड़ा हुआ होता है वहीं पर न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाता है, ठीक है ना। यहां पर मैं X लिख रहा हूं, तो यहां पर जहां पर हेलोजन जुड़ा हुआ है वहीं पर न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाता है, पड़ोस वाले कार्बन पर नेगेटिव आ जाएगा और ये पाई बॉन्ड ऐसे बनेगी। तो इस प्रकार का इंटरमीडिएट यहां पर बनेगा। अब ध्यान से देखिएगा, अगर इस नेगेटिव में आप रेजोनेंस करोगे तो नेगेटिव चार्ज चल करके यहां आ जाएगा। तो इस नेगेटिव का हेलोजन के साथ कोई रेजोनेंस वाला इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा, इसलिए आप केवल और केवल -I लेकर के चलोगे। और -I में आप जानते हो फ्लोरीन का -I ज्यादा होता है, am I right? और फ्लोरीन का अगर -I ज्यादा है तो अल्टीमेटली इंटरमीडिएट विल बी मोर स्टेबल, और दैट्स वाई इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा मानी जाएगी। यानी कि अपना जो आंसर होना चाहिए उसके हिसाब से बच्चों R1 विल बी ग्रेटर देन R2, यानी कि आंसर सेकंड विल बी करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। हाँ जी, इस क्वेश्चन के अंदर बेंजीन के 1 मॉलिक्यूल की रिएक्शन एक प्रकार के डाइहेलाइड के साथ करने को बोला जा रहा है। ध्यान से देखिए बच्चों, करने में तो मैं यहां से भी रिएक्शन कर सकता हूं, यहां से भी रिएक्शन कर सकता हूं, लेकिन सिंस आपको बेंजीन का एक ही मॉलिक्यूल दिया हुआ है तो यहां पर आपको रिएक्टिविटी के हिसाब से चलना पड़ेगा। अब अगर आप यहां से कार्बोकेटाइन बना करके अटैक करवाते हैं तो बेटा ये वाला जो कार्बोकेटाइन है इसमें CuCl का -I लगेगा, और अगर आप यहां से कार्बोकेटाइन बनाते हैं और ESR करवाते हैं तो ये वाला कार्बोकेटाइन रेजोनेंस स्टेबलाइज है। यानी कि अपन ऐसा कह सकते हैं कि जो एसाइलेशन होता है वो एल्काइलेशन से ज्यादा फेवरेबल माना जाएगा इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर। तो मेरे हिसाब से आप इस तरह से इसको अप्रोच कर लीजिए, और कॉन्सेप्ट तो आप जानते ही हैं कि सीधा सीधा ESR आपको करना है। तो ये वाली जो साइट है इसका बेंजीन पर अटैक करा के ESR वाला प्रोडक्ट बना दीजिए। तो आराम से आप देखिए क्या आएगा बेंजीन पे, COCH2Cl, COCH2Cl, ये तो फर्स्ट ऑप्शन में नजर आ रहा है, तो फर्स्ट आंसर शुड बी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बच्चों अगला जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा जा रहा है विच शोज SNAE। क्या होता है SNAE? न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन थ्रू एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म। और बच्चों ये जो रिएक्शंस होती हैं ये रिएक्शन किस में होती हैं? ये होती हैं एसिड डेरिवेटिव्स के अंदर। क्यों होती है एसिड डेरिवेटिव्स के अंदर? सीधी सीधी NSR क्यों नहीं होती? क्योंकि एसिड डेरिवेटिव के अंदर एक पाई बॉन्ड होता है, कमजोर बॉन्ड, तो बड़े आराम से पहले न्यूक्लियोफाइल आकर के पाई बॉन्ड को तोड़ता है, और उसके साथ साथ वहां पर लिविंग ग्रुप भी है, तो लिविंग ग्रुप भी वहां पर अल्टीमेटली एलिमिनेट हो जाता है, और इसलिए इसको सिंपल NSR नहीं बोला जाता बल्कि SNAE बोला जाता है। और एसिड डेरिवेटिव में NAR भी नहीं होता, इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन में लिविंग ग्रुप नहीं है जबकि एसिड डेरिवेटिव में लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है।
तो बस कंसेप्ट मैंने आपको सिखा दिया है, आराम से आप देखिए। एसिड डेरिवेटिव किस में नजर आ रहा है? एस्टर में। तो बस एस्टर शुड बी द आंसर। ये हो जाएगा इसका लिविंग ग्रुप और थर्ड हो जाएगा आपका यहां पर परफेक्ट आंसर। बच्चों अगला जो क्वेश्चन है इसके अंदर एक सीक्वेंस आपको दिया हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है कि जो एंड प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं। एसिटिक एसिड में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाना है, तो जब आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाओगे एसिटिक एसिड में तो क्या होगा? एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है ना। और यहां पर क्या बनेगा इसका? कैल्शियम सॉल्ट। तो अपन कैल्शियम सॉल्ट लिख देते हैं, ये हो जाएगा CH3COO CH3COO। समझिए बच्चों, याद कुछ नहीं करना है। यहां से आपने क्या किया? H हटा दिया, यहां से आपने OH हटा दिया, ठीक है ना। तो H हटाने का इसका पार्ट ये हो गया और यहां से क्या जुड़ेगा? कैल्शियम। तो ये हो गया कैल्शियम कार्बोक्सिलेट बोल दीजिए, या एसिटिक एसिड से बना है तो एसीटेट बोल दीजिए। अब होता क्या है कि ये जो कैल्शियम एसीटेट बना है इसको गर्म करने को बोला जा रहा है। तो बच्चों इसकी प्रॉपर्टी होती है कि जब आप इसको हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं ना तो इसमें से कैल्शियम कार्बोनेट एलिमिनेट हो जाता है। हाई टेम्परेचर पर आप जानते हो क्या होता है? एलिमिनेशन। तो इसमें कैल्शियम कार्बोनेट एलिमिनेट हो जाता है। तो जैसे ही आप CaCO3 एलिमिनेट करोगे तो आपका अगला वाला जो आंसर है वो क्या बनेगा? एसीटोन, CH3COCH3। अब एसीटोन में फाइनली आपको बोला हुआ है कि यार NH2OH मिलाइए, NH2OH मिलाइए। अब बच्चों NH2OH जब भी आप कार्बोनिल कंपाउंड्स में मिलाते हैं तो इसके अंदर होता क्या है? कंडेंसेशन रिएक्शन होती है कुछ इस तरीके से, ठीक है जी। NH2OH में से H2 और यहां से O निकल जाता है। तो अगर मैं स्ट्रक्चरली बात कर लूं तो आपका जो आंसर बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड NOH। ये एक प्रकार का ऑक्साइम है ना, लेकिन किससे बना है? एसीटोन से, और इसलिए एसीटोन को प्रीफिक्स लगा करके यहां बोला जाएगा। तो आपका जो आंसर है ये हो जाएगा एसीटोन ऑक्साइम, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में आपको नजर आ रहा है। बच्चों अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल लेकिन ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। IUPAC नाम आपको लिखना है और कुछ सब्स्टिट्यूएंट्स आपको नजर आ रहे हैं, ध्यान से देखिए। प्रिंसिपल कार्बन चेन तो बच्चों ये वाली हो जाएगी। अब इसके अंदर टोटल 3 सब्स्टिट्यूएंट हैं और आपको पता होना चाहिए कि सब्स्टिट्यूएंट सारे के सारे इंपॉर्टेंट होते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? उसकी लोकेशन। सारे के सारे सब्स्टिट्यूएंट नियर आने चाहिए, जिसको टेक्निकली लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल बोला जाता है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, एक एक सब्स्टिट्यूएंट देख लिए, एक आधे की परवाह ही नहीं करी। अरे भैया, किसी सब्स्टिट्यूएंट की परवाह नहीं करोगे ना तो वो भी आपकी परवाह नहीं करेगा और आपके आंसर गलत करके नेगेटिव मार्किंग करवा सकता है। एग्जाम में इस बात का ध्यान रखिए। तो ध्यान से देखो बच्चों, इधर से चलोगे ना तो 2 सब्स्टिट्यूएंट 2, 3 पे आ जाएंगे, जबकि इधर से चलोगे तो 2 पे एक ही है, बाकी दूर है। यानी सही नंबरिंग लेफ्ट हैंड साइड से होगी, राइट साइड से इस क्वेश्चन में नहीं होगी। अब ये आपने पीसी चेन पहचान करके नंबरिंग कर लिया। अब नाम लिखते समय ऑब्वियस सी बात है, ब्रोमो जहां पर भी है आएगा तो पहले, तो क्या आ जाएगा भैया? 5 ब्रोमो, ठीक है, 2,3 डाई मिथाइल, ठीक है, और हेक्सेन, ठीक है। तो आपका अल्टीमेटली जो आंसर जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। बच्चों अगला क्वेश्चन किरेलिटी को टारगेट करते हुए है, और किरेलिटी में आप जानते हैं आपको देखना होता है कि POS भी नहीं होनी चाहिए और COS भी नहीं होनी चाहिए। तो जहां पर दोनों प्रकार की सिमेट्री एब्सेंट होती है उसी को किरेल मॉलिक्यूल माना जाता है और वही ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा। तो आइए आपको POS दिखा देते हैं, अपने आप से आंसर आ जाएगा। देखिए इस वाले क्वेश्चन के अंदर आप ऐसे चल लीजिए, ऐसे, है ना। तो ऐसे अगर आप चलोगे तो दोनों BR आमने सामने है तो इसमें POS पॉसिबल हो जाएगी। इसकी अगर मैं बात कर लूं तो इसमें भी लगभग वही तरीका आप ले लीजिए, लगभग वही तरीका ले लीजिए तो POS हो जाएगी। इसकी अगर अपन बात कर लें तो इसके अंदर तो साफ साफ नजर आ रहा है कि यार आप ऐसे चल लो, है ना। तो क्लोरीन दोनों नीचे, BR दोनों ऊपर है तो इसमें POS हो जाएगी। लेकिन बच्चों इसमें दोनों ही सिमेट्रिक एलिमेंट एब्सेंट है और इसलिए इसको किरिल माना जाएगा और इसलिए ऑप्टिकली एक्टिव कहलाएगा। इस क्वेश्चन के अंदर बच्चों आपको 2 बेंजीन रिंग दे रखी है, उसके अंदर SO3 फंक्शनल को अटैच करके दिया हुआ है और आपको बोला हुआ है कि अगर ब्रोमीन से रिएक्शन कराई जाए मेटल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में तो क्या बनेगा। तो देखिए बच्चों, मेटल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जो Br2 होता है वो बना लेता है Br पॉजिटिव, और Br पॉजिटिव
जो होता है ये आराम से बेंजीन रिंग पर जाकर के ESR करेगा। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात ये है कि ESR कौन सी वाली रिंग पर करवाएं। तो ध्यान से देखो बच्चों, ये वाली जो रिंग है इस पर तो एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो अपन बोलेंगे कि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी रिएक्टिविटी कम, और राइट हैंड साइड पर अगर देखा जाए तो ऐसा रेजोनेंस पॉसिबल है, तो अपन बोलेंगे कि इसकी रिएक्टिविटी यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा। तो ऑब्वियस सी बात है यार, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाना चाहेगा, जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, क्योंकि वो इलेक्ट्रोफाइल की वजह से ही तो जा रहा है ना। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि राइट वाली रिंग पे अटैक होना चाहिए। कहां पर अटैक होना चाहिए, तो आप जानते हैं कि जितने भी एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं वो ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग होते हैं। ऑर्थोपैरा में से भी मेजर कौन होता है, पैरा, क्योंकि पैरा पे स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं माना जाता। तो ध्यान से देखिएगा, राइट हैंड साइड वाली रिंग की पैरा पोजीशन पर Br पॉजिटिव आना चाहिए, वो आपका आंसर होगा। अरे ये तो ऑप्शन नंबर 1 में नजर आ रहा है, तो ठीक है, फर्स्ट आंसर को आप टिक कर दीजिएगा। बच्चों अगला जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो बच्चों एल्डोल कंडेंसेशन के लिए अल्फा हाइड्रोजन रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि जो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं ये क्या होते हैं बच्चों, एक्टिव यानी कि एसिडिक हाइड्रोजन। ओके, तो जहां पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा वो एल्डोल शो नहीं कर पाएगा। आइए ऑप्शन को चेक करते हैं। इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन है, हाँ जी है, तो ये तो एल्डोल आराम से शो करेगा। इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन है, हाँ जी है, ये भी आराम से शो करेगा। ये क्या है, बेंजिल्डिहाइड। बेंजिल्डिहाइड में अल्फा कार्बन पर ऑलरेडी वैलेंस से सेटिस्फाइड है, तो हाइड्रोजन नहीं है, यानी यही आंसर होना चाहिए। अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर फोर्थ में क्या क्या होगा। अरे फोर्थ में कोई दिक्कत नहीं है यार, हाइड्रोजन के बजाय ड्यूटेरियम है ना, थोड़ा सा हेवियर है लेकिन है तो सही। तो जब OH माइनस आएगा ना तो वो D प्लस को हटा करके उसी तरह से रिएक्शन प्रोसीड करा देगा जैसा आप एसिटिल्डिहाइड में कर लेते हैं। तो अल्टीमेटली इसका जो आंसर है ये ऑप्शन नंबर 3 होगा। बच्चों अगला जो क्वेश्चन है ये भी काफी बढ़िया तरह से डिजाइन किया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको A बनाना है, फिर B और C बनाने हैं, और फाइनली आपसे B और C पूछे जा रहे हैं, है ना। बड़े स्मार्टली क्वेश्चन डिजाइन हुआ है, क्योंकि अगर आपका A गलत होगा तो B और C कभी बन ही नहीं पाएगा। सीक्वेंस में इन बातों का हमेशा आपको ध्यान रखना होता है। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं। आपको दिया हुआ है एसिटामाइड और आपको बोला हुआ है इसमें PCl5 मिलाइए। तो बच्चों PCl5 लगभग वही काम करता है जो कि P2O5 करता है, यानी आप इसमें पहले डिहाइड्रेशन कर लीजिए। जब आप डिहाइड्रेशन करोगे तो इस तरीके से आप H2O हटाओगे, और जैसे बच्चों आपने H2O हटाया, इलिमिनेशन करा, तो क्या बचा, CN बचा, यानी कि क्या बन जाएगा, साइनाइड। तो आपका जो आंसर नंबर A है ये तो हो गया बच्चों मिथाइल साइनाइड। अब मिथाइल साइनाइड का पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करना है, तो आइए जोड़ देते हैं, पानी पिला देते हैं इसको। तो ये हो जाएगा बच्चों पोलरिटी के हिसाब से OH, यहाँ पर हो जाएगा H। इनोल है, और इनोल है तो आप टोटोमिज्म कर दीजिए। तो जैसे आप टोटोमिज्म करोगे तो ये हो जाएगा बच्चों CH3CONH2, यानी आपका आंसर नंबर B जो है ये तो हो जाएगा अमाइड। ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिडक्शन, और रिडक्शन की अगर बात कर लें तो रिडक्शन के अंदर होगा क्या बच्चों, जो साइनाइड है उस साइनाइड पर अपन हाइड्रोजन जोड़ेंगे। कितने जोड़ेंगे, अरे ऑप्शन से पकड़ लेंगे यार, जुड़ कितने सकते हैं आप, तो ये सोचो 4 जुड़ सकते हैं, तो कुल मिलाकर के CH2NH2 विल बी प्रिफर्ड। ओके, तो यहां पर दिया हुआ है NH2, ठीक है, COOH ना बाबा ना, COOH कैसे बनेगा, NH2 ठीक है। तो कुल मिला के केवल फंक्शनल ग्रुप की बात करना चाह रहे हैं कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा आएगा, तो जो मोर अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। बच्चों अगला जो क्वेश्चन है ये बड़ा स्टैंडर्ड सा और आपके फेवरेट टॉपिक का क्वेश्चन है, जिसमें पूछा हुआ है विच इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ एडिशन पॉलीमर। कौन सा एग्जाम्पल एडिशन पॉलीमराइजेशन को शो नहीं करता है। तो बच्चों PVC आप जानते हो, विनाइल क्लोराइड्स के एन मॉलिक्यूल जुड़ करके PVC बनता है। पॉलीइथीन आप जानते हो, इथीन के एन मॉलिक्यूल जुड़ करके बनता है। PMMA आप जानते हो, मिथाइल एक्राइलेट के एडिशन पॉलीमराइजेशन से बनता है। ग्लिप्टेल ना बाबा ना, ग्लिप्टेल तो एक पॉलिएस्टर होता है, उसके लिए आपको एसिड प्लस एल्कोहल लेकर के कंडेंसेशन करना पड़ेगा, सब्सटीट्यूशन करना पड़ेगा।
तो ये एग्जाम्पल लैंग्वेज के हिसाब से यहां पर फिट बैठ रहा है। बच्चों अगला जो क्वेश्चन है इसके अंदर आपको स्टेबिलिटी बतानी है और कुछ एल्कीन दे रखे हैं। तो आपको पता है कि जो एल्कीन की स्टेबिलिटी होती है ये डिसाइड हो जाती है अल्फा हाइड्रोजन की संख्या से, है ना, यानी कि हाइपर कॉन्जुगेशन की संख्या से। तो आइए काउंट कर लेते हैं, अल्फा 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 अल्फा। तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 और 2 5, 3 और 2 5 यानी कि 10। इसकी अगर बात कर लूं तो C डबल बॉन्ड C से डायरेक्टली जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा, तो 2 ऊपर वाले 2 नीचे वाले टोटल कितने हो गए 4 अल्फा हाइड्रोजन। इसकी अगर बात कर लूं तो अल्फा 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 तो कितने हो जाएंगे बच्चों, 2 और 1 3, 3 और 1 3 6। तो नंबर्स का जो सीक्वेंस है वो स्टेबिलिटी का ऑर्डर आ जाएगा। तो पहले आएगा फर्स्ट, फिर आएगा थर्ड, फिर आएगा सेकंड, यानी आपका जो आंसर है ये होना चाहिए बच्चों ऑप्शन नंबर 2। हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, तो मैंने 15 क्वेश्चन यहाँ पर आपको सॉल्व करवाए हैं, जिसके अंदर हमेशा की तरह मैंने लगभग सारे के सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर कवर कर लिए हैं। काफ़ी रिलैक्स आपको लग रहा होगा, और बच्चों मान के चलिए कि इस बार जो पेपर आएगा ना वो इतना रिलैक्सिंग ही आएगा, क्योंकि आपको पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है। वीडियो पसंद आया और लाइक शेयर जरूर करिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, अभी के अभी सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको दिया जा सके। ऑल द बेस्ट।